to the part 3 of electronics and communication ISRO question paper of year 2015. We are moving through the part 3 in which we are going to discuss question number 41 to 60. For the rest part, please visit to my playlist ISRO electronics paper. So friends, here we start question number 41 in which we have given a Cassegrain and reflector antenna, and we are asking about the sub reflector whose geometric shape is, that is hyperboloid. This is hyperboloid. So इसका hyperboloid है, B आंसर है. Now the second question, 42 question is the beam width and the directivity of the antenna are. So beam width directivity is equal to some constant over 5.1 over 5.142. Let's see. So this is 41253, that is some constant 41253 divided by 5.152. This is the bandwidth of the E and H plane के अंदर है. So directivity is inversely proportional to the bandwidth. Now question number 43. In the question number 43 we have given that Z0 दिया हुआ है हमें, और आपको जो है Z0 50 दिया हुआ है, लेंथ आपको 30 मीटर दी हुई है, फ्रीक्वेंसी आपको 2 मेगा हर्ट्ज दी गई है, फेज वेलोसिटी 0.6 टाइम ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट दी गई है. आपको इनपुट इम्पिडेंस निकालना है दोस्तों. तो Z0 इज इक्वल टू 50, L इज इक्वल टू 30, F इज इक्वल टू 2 मेगा हर्ट्ज और VP हमारा 0.6 स्पीड ऑफ लाइट दी गई है. तो ये निकल आएगा. आपको इससे लैम्डा सीधा कैलकुलेट कर दो, लैम्डा इज इक्वल टू VP ओवर F. तो VP आपको गिवन है, F आपको गिवन है, काट कूट के निकालोगे, दैट विल बी 90 मीटर. नाउ आफ्टर पुटिंग इन द फॉर्मूला Z इज इक्वल टू Z0 ZL प्लस J Z0 10 बीटा L डिवाइडेड बाई Z0 प्लस J ZI 10 बीटा L. तो यहाँ पे हम वैल्यूज रख देंगे. ZL की वैल्यू आपकी 0 लोड 0 है, आपका यहाँ 50 रख दिया Z0, और फिर यहाँ पे इसको वैल्यूज को पुट कर देंगे दोस्तों. तो जब आप दोस्तों इसकी वैल्यूज पूरी पुट करेंगे तो आप कहेगा J50 10 और यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू 30. अब जब, क्योंकि दिस इज द वैल्यू ऑफ द बीटा. अब दोस्तों अब उसका जो है जब इसको जो है 90 है यहाँ पे, जब इसको काटोगे तो दैट इज इक्वल टू J50 10, और इसको मैं रेडियन को चेंज कर दूंगा मैं डिग्री में, तो दैट विल बी इक्वल टू द 120 डिग्री. सो व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू द converted it into the in magnitude form. तो angle and magnitude form, that will be 50 divided by not exactly, that is 50 divided by, क्योंकि ये 10 है तो 90 plus theta is equal to cot theta. So that will be 50 divided by under root 3, और angle जो हो जाएगा that will be minus 90 या plus 90, तो that will be 90. So that is not available in the option. So the given options are not correct in this question. ऑप्शन सही नहीं है दोस्तों, आप चेक कर लीजिएगा, इसमें कोई भी ऑप्शन आपको फेवर नहीं कर रहा है. तो दैट इज ऑल अबाउट 50 अंडर रूट 3 एंगल 180. तो ये मेरा आ रहा था ऑप्शन. तो 80 की जगह 180 की जगह -90 भी ले सकते हो. थैंक्स टू मिस्टर हसीन फ्रॉम द हैदराबाद टू हेल्प मी आउट ड्यूरिंग दिस प्रॉब्लम. Now again question number 44, we have given that we have 2 microwave substations जिनके लॉस मेरे को रिटर्न लॉस 10 dB 20 dB दिए हुए हैं, कास्केडेड है. आपको रिटर्न लॉस बताना है इंटीग्रेटेड सिस्टम का. तो आप पहले इसके जो है मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए. 20 log K1 इक्वल टू 10 रख के फिर आपके मैग्नीट्यूड आएगा K1 इक्वल टू 10⁻⁻0.5 एंड दिस इज 10⁻1, है ना. तो अब उसके बाद इसका ओवरऑल कांस्टेंट निकाल दिए, K = अंडर रूट K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर. इसमें इसकी वैल्यूज डाल दीजिएगा, और जो इसकी वैल्यूज आई होगा रिटर्न लॉस में डाल दीजिएगा आप 20 log K, है ना. और इसमें जो वैल्यू डालोगे दैट विल बी इक्वल टू रिटर्न लॉस, दैट इज 9.58 dB, एंड दिस विल इज ऑप्शन इज A. In A option, this is the right answer. Now we are moving through the question number 45. In the question number 45 we have given in question number 45 we have given the parabolic reflector antenna जिसको 1 मीटर डायमीटर दिया हुआ है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 30 गीगाहर्ट्ज है. आपको फार फील्ड आपको कैलकुलेट करना है. फेज एरर आपकी इतनी है, मुझे नहीं लग रहा है इसमें फेज एरर की जरूरत है. सो मेरे को जो है फार फील्ड की मैंने फॉर्मूला लगाया 2 डायरेक्टिविटी स्क्वायर ओवर लैम्डा, और सॉरी डायमीटर ओवर लैम्डा, डायमीटर स्क्वायर ओवर लैम्डा. तो 2 × 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.01
और क्योंकि इसको लेमडा को कैलकुलेट कर लोगे आप सी इजकल टू बाई सी बाई एफ से, तो दैट विल बी सी 3 इंटू 10⁸, एफ इजकल टू 30 इंटू 10⁹ इसमें जब सॉल्व करोगे दैट विल इक्वल टू 0.01 मीटर. बाय पुटिंग ऑल दिस वैल्यू इन दैट फॉर्मूला यू विल इजीली गेट द 200 मीटर, एंड दिस मैच्ड विद द गिवन ऑप्शंस ऑफ given option in which A is matched with our required solution. So now we are moving through the question number 46, in which given that we have given that potential field we have given phi is equal to 2x y square minus 3y square z. Now we have to calculate field intensity. We have to calculate E is differentiator डेल फाइव हो जाएगा, माइनस डेल फाइव हो जाएगा. तो बाय कैलकुलेटिंग बाय पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज इन इट, माइनस डेल फाइव जब आप इसको करेंगे तो डेल डिफरेंशिएट कर देगा, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में और एक बार जेड के रेस्पेक्ट में. सो दिस इज लाइक दैट. आपको ये वैल्यू दी हुई है, माइनस डेल फाइव से कराना है, डिफरेंशिएट कर देना है. एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2y स्क्वायर आ जाएगा, है ना. माइनस को मैं बाहर ही ले लेता हूँ अभी, और फिर उसके बाद जो है मैं इसको y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो y यहाँ पर 2 आ रहा है तो 2x, और इसको करूंगा तो इंटू 2 वही 4xy हो जाएगा. जब मैं यहाँ पे करूंगा तो माइनस 6yz हो जाएगा. फिर उसके बाद z से करूंगा तो माइनस 3y स्क्वायर हो जाएगा. अब आपको क्या दिया हुआ है, पॉइंट्स दिए हुए हैं 010 पे आपको निकालनी है. तो पॉइंट 010 में जब इसमें इसको जो सॉल्व करोगे तो उसके बाद जो है, और उसके बाद जो है ना, आपको x को 0 रख देना, y को 0 रख देना, y को 1 रख देना, z को 0 रख देना. आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी माइनस 2x कैप प्लस 3z बार. सो दैट विल बी दिस विल बी मैच विद आवर ऑप्शन नंबर C, and this is the right answer for question number 46. Now we are moving through the question number 47, in which we have given that VSWR value of the microwave unit is 1.5, and we have to calculate the return loss. So return loss is equal to minus 20 log gamma, and now we have to calculate gamma. Value of this gamma is given by VSWR minus 1 plus divided by VSWR value plus 1, that will be equal to 1 plus 1 by 5 when we calculate this value of this gamma. Now after using this 1 by 5 and putting in that value, you will get 20 log 5, and if you calculate, actually you should have to remember the value of log 5, which is not possible because calculator is not allowed, and it is quite difficult to remember the value of 5. If possible, remember it, at least remember the value of log 2, that is 0.3010, and वेरी यूजफुल स्पेशली फॉर द इसरो एग्जामिनेशन. बहुत ज़रूरी है इसरो एग्जामिनेशन के लिए कि आपको log 2 की वैल्यू याद हो दोस्तों. log 5 की वैल्यू याद है तो ठीक है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है. तो यहाँ पर जब निकाल के देख लेना, मैंने कैलकुलेटर की हेल्प से इसको किया है. 20 log 5 की वैल्यू डालोगे तो दैट विल बी 13.97 डिग्री अप्रॉक्स. दिस विल बी मैच्ड विद द ऑप्शन नंबर 14. दिस इज ए विल बी द ऑप्शन. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 48 वी हैव गिवन दैट 2 ट्रांसमिशन लाइन, मेरे को 2 ट्रांसमिशन लाइन दी गई हैं. तो मिनिमम मेरे को दोनों गिवन है. अब तुम्हें पता है मिनिमम इजकल टू लैम्डा बाई 2 इजकल टू d1 माइनस d2, है ना. तो इसकी मिनिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है. तो दिस विल बी d1 आपको इतना दिया है, d2 इतना दिया गया, आपको डिस्टेंस सक्सेसिव मिनिमम का लैम्डा बाई 2 होता है, लैम्डा बाई d2 माइनस d1 हो जाएगा, है ना. इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे. तो फिर उसके बाद क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू आपके पास 10 सेंटीमीटर आ जाएगी. फ्रीक्वेंसी आप सीधे निकलना, एफ इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा. बाय पुटिंग ऑल दिस वैल्यू यू कैन इजीली गेट 3 हर्ट्ज, एंड दिस इज मैच विद अवर ऑप्शन नंबर बी 3 हर्ट्ज. नाउ वी आर मूविंग थ्रू द क्वेश्चन नंबर 49. आपको एक ट्रांसमिशन लाइन दी गई है टीएम मोड में. आर की वैल्यू दी गई, एल की वैल्यू दी गई, जी की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी गई है. सिंपली एल जी आर सी कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद मैच कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा. दिस इज डिस्टॉर्शन लेस, एक्चुअली दोनों मैच कर रही होंगी वैल्यू. दिस क्वेश्चन नंबर 49. ये मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया था, पहले कर दिया था 48 से पहले. सो आर इज कल टू दैट वैल्यू, एल इज दैट, जी इज दैट वैल्यू, सी इज दैट वैल्यू, एंड एल जी मैंने कैलकुलेट लिया 200 इंटू 300 इंटू 10⁻⁶ होगी. माइक्रो में है, यहाँ पे माइक्रो में है. एल कहाँ पर है, दिस इज 9 10⁻⁹, जी इज कल टू माइक्रो. तो ये मेरा 6 10⁻⁻11, आर सी निकालोगे 6 10, दोनों मैच करना है. एल जी इज कल टू आर सी. दिस लाइन इज द डिस्टॉर्शन लेस, एंड दिस इज राइट विद मैच्ड विद द ऑप्शन नंबर सी. सी इज राइट है. नाउ इन 50
दिस इज द क्वेश्चन नंबर 50 इन विच वी हैव गिवन दैट एक प्लेन वेव मेरे को गिवन है, आपको लॉसलेस मीडियम में गिवन है, न्यू की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है, अनदर मीडियम में 90 डिग्री पे न्यू की वैल्यू गिवन है, एप्सिलॉन नॉट की रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालना है मुझे, इसमें गामा निकालना है। तो सीधा गामा को निकालने के लिए मैं ईटा 1 और ईटा 2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ इन दोनों वैल्यूज का यूज करने के बाद। सो ये वैल्यूज मेरी रहेंगी, न्यू 1 मेरे को इतना दिया है वो है, एप्सिलॉन 1 इतना दिया है, तो ईटा 1 इक्वल टू क्या है, न्यू 1 ओवर एप्सिलॉन 1। तो यहाँ पे एप्सिलॉन 1 तो एप्सिलॉन नॉट के बराबर दिया हुआ है, न्यू 1 4 इंटू न्यू नॉट हो जाएगा, है ना, रिलेटिव आपको जो है ये रिलेटिव परमेबिलिटी है, तो इसको जो अंडर रूट से बाहर निकालो 2 हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू होती है ये ईटा की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 120 पाई होती है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द ईटा 2 बाय यूजिंग दैट फार्मूला, ईटा अंडर रूट एप्सिलॉन 2 ओवर एप्सिलॉन mu 2 over epsilon 2. Now by calculating this you can easily get the 3 into 120 pi. So we can easily calculate the gamma. Gamma is eta 2 minus eta 1 divided by eta 2 plus eta 1. Simply calculate, that will be equal to 0.2, and this is option number D. This is matched with option number D. Now we are moving through, well, question number 51. Okay, in the question number 51 we have given that circuit and we have to find out what kind of operation performed by that circuit. We have given that D फ्लिप फ्लॉप है, D फ्लिप फ्लॉप मतलब जो इनपुट दोगे एज इट इज आउटपुट पे मिल जाएगा, जो इनपुट पे दोगे वो सीधा आउटपुट पे मिल जाएगा। तो यहाँ से सीधा क्या है, आपको मान लो यहाँ से मेरी जो वैल्यू जा रही है दैट इज ए बार, मतलब यहाँ पे ए बार रहेगी, और जो क्या है अगली क्लॉक पे ये ए बार बाहर, मतलब जो भी ये वैल्यू होगी ये बाहर आ जाएगी, है ना। मतलब आउटपुट पे यहाँ पे ए बार आएगा, ये वैल्यू ए मान लो, और ये जो है अगली फ्लिप फ्लॉप की, मतलब जब अगली क्लॉक पल्स दूंगा, है ना, तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो दोस्त क्या है, जब ये जो वैल्यू है, इसको सर्किट को गौर से देखोगे, यहाँ पे 0 है ना, तो यहाँ पे 1 रहेगा। तो जब 1 मल्टीप्लाई बाई 1 रहेगा तो आउटपुट 1 आएगा, ठीक है ना। तो क्या है, जब ये है, ये जो वैल्यू है, अब यहाँ पर नॉट गेट लगा हुआ है दोस्तों, तो क्या होगा, जब यहाँ पर 1 होगा तब ये जो है जो ये 1 यहाँ पर 1 आएगा तब ये 0 देगा, है ना। तो और ये जो है यहाँ पर नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में इसकी वैल्यू आएगी। तो मेरे को एक्चुअली ये 1 देखना है, 1 कैसे कैलकुलेट होगा दोस्तों। तो 1 निकालने के लिए दोस्तों इसकी जो है वैल्यू है ए बार है, जो यहाँ पर है ए बार की वैल्यू है, ये मेरी क्या होगी, ये जो है 0 to 1, मतलब जैसे ही मेरा ये मतलब ये 1 देने के लिए जो है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अगली क्लॉक पल्स में वही चीज रिटर्न होगी ना, तो क्या है मेरे को ये जो है जैसे ही 1 रहेगा, देखो 1 है यहाँ पर, ठीक है, तो जैसे ही मेरा 1 यहाँ पे आया, यहाँ पे वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है ना। अब इसके बाद ये जो अगली क्लॉक पल्स में ये 1 इधर पास हो जाएगा, सपोज अगली क्लॉक पल्स में मेरे यहाँ पे 1 आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा ये जो पीछे जो 0 गई थी वो पास आउट हो जाएगी। तो अब क्या है, जब ये 1 से 0 वैल्यू चेंज होगी, ठीक है ना, जो इसकी वैल्यू 1 से 0 चेंज होगी तब आउटपुट आपका 1 आएगा, है ना। तो मतलब जैसे 0 यहाँ पर आएगी तो ये क्या है, ये 1 कर देगा, और ऑलरेडी अगर पहले से यहाँ से 1 आ रहा होगा, है ना, तो ये आउटपुट आपका 1 आएगा। तो दैट विल बी फॉलोइंग एज डिटेक्शन ऑफ इनपुट ए, दैट इज मैच्ड विद द ऑप्शन ए, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग थ्रू द क्वेश्चन नंबर 52। इन द क्वेश्चन नंबर 52 इन क्वेश्चन नंबर, दोस्त क्लियर हुआ आप लोगों को? ओके वेल, एक बार इसको फिर मैं दोबारा से समराइज कर देता हूँ। जिस यहाँ पर आपका डी फ्लिप फ्लॉप है, जो इनपुट देंगे वो एज इट इज आउटपुट पे आएगा। मान लो यहाँ पर मेरा है, यहाँ पे जो है 0 गया, तो यहाँ पे क्या है 0 आएगा, यहाँ पे आउटपुट 1 आएगा, लेकिन जैसे मैं अगली क्लॉक पल्स दूंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ भी मान लो अगली ट्रेन में मान लो 0 0 1 0 दे रहा हूँ मैं क्लॉक पल्स, तो 0 गया है पहले, तो फिर अगली क्लॉक पल्स पे जो है अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, मान लो एम्बिडेंट स्टेट है, तो उसके बाद अगली क्लॉक पल्स दी तो मैं इसको मतलब 0 0 रहेगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 और 1 का कॉम्बिनेशन 0 रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं 1 देता हूँ, है ना, ये 1 आएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, और अगली स्टेज में यहाँ पे 0 रहेगा, है ना। तो अब फिर उसके बाद जब अगली क्लॉक पल्स दूंगा तो ये तो 1 पास हो जाएगा इधर, और यहाँ पर जो 0 आएगी, ये 0 यहाँ से इससे 0 से टर्न होके 1 हो जाएगी, तो 1 1 क्या हो जाएगा, एंड गेट से 1 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये आउटपुट 1 देगा। तो ये क्या बता देगा आपको, जब 1 से 0 चेंज होगा, यहाँ पर 1 से 0 चेंज होगा, दिस इज कॉल्ड फॉलिंग एज डिटेक्शन एट इनपुट ए, मतलब आपको हाई से 1 से 0 पे आए हो। सो दिस इज यूज फॉर
falling edge detection. This circuit is used for falling edge detection for input A. Now question number 52. In the question number 52 we have given that lossless transmission line दी गई है हमें, आपको जो है इसके इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पर मीटर आपको दोनों का दिया ही हुआ है, आपको वैल्यूज दी हुई है और आपको जो है फेज कांस्टेंट भी दिया होगा। तो फेज कांस्टेंट अंडर रूट LC होता है, तो यहाँ से फेज इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दोगे रख के, दैट विल बी 1.5 × 10⁸ मीटर। वी फेज क्या होता है, ओमेगा यानी फ्रीक्वेंसी ओवर बीटा, तो फ्रीक्वेंसी आप रख ही लोगे दैट इज 2πf, और आपने जो है वी फेज की वैल्यू यहाँ पे निकाली है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन ही है ना। और उसके बाद जो है आप सॉल्व करोगे दैट इज 3.97 एंड दैट विल बी मैच्ड विद द ए ऑप्शन, है ना। 100 मेगाहर्ट्ज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो दैट विल बी इक्वल टू 10⁸, है ना। Well, now question number 53, we are moving through the question number 53. We have given some capacitor arranged in that circuit and we have to find out the equivalent capacitance from that circuit. First of all, I would like to say that 3 capacitors are arranged in series. We know that series में capacitance जो होता है वो parallel की तरह होता है जो resistance में होता है, तो यहाँ पर calculate होगा, तो this is 1/C equivalent is equal to 1/C2 plus C1 plus C2. Well, something. दिस विल बी C2 फ्रेंड, एक्चुअली मैंने इसको C2 मान के सॉल्व कर दिया है। ओके, मैंने इसको C2 माना था, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 माइक्रो फैराड। अब इनको दोनों को 2 से करोगे तो डिवाइड कर दोगे तो C/3 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 फैराड, दैट विल बी 1 फैराड, 1 फैराड प्लस 2 फैराड, इनको ऐड करोगे पैरेलल में तो ये क्या हो जाएगा 3 माइक्रो फैराड हो जाएगा। फिर इसको तुम वापस से सॉल्व करोगे इसके इस सर्किट के साथ, तो फिर 1 माइक्रो फैराड बनेगा, इनको सॉल्व करोगे तो C2, तो फाइनली 1 माइक्रो फैराड आ रहा है। एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स, लिसन केयरफुली हेयर, एक्चुअली आई जस्ट टेक इट एट C2 लिया है, दैट इज वाई सिंपली क्या किया है कि मैंने इन तीनों के रेजिस्टेंस को ना C3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दिया 3 से, तो मेरा 1 आ रहा है। लेकिन ये एग्जैक्टली 1 आएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर C1 दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन पेपर में ना C1 दिया हुआ है इंस्टेड ऑफ C2, दैट इज द प्रॉब्लम। तो वैल्यू कुछ और आएगी, आप बस बेसिकली समझ गए होंगे, जब सीरीज में होते हैं कैपेसिटेंस तो उसकी वैल्यू है, पीछे से सॉल्व करते हुए चल रहे हैं इसको, सीरीज में जो होते हैं तो 1 करके सॉल्व करते हैं, जैसे पैरेलल रेजिस्टेंस को सॉल्व करते हैं, और जब ये जो है पैरेलल में होते हैं तो जैसे सीरीज रेजिस्टेंस को सीरीज में सॉल्व करते हैं ऐसे करते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ से C2 होता तो आंसर विल बी 1 माइक्रो फैराड। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 54 वी हैव टू बी कैलकुलेटेड, आपको n मॉसफेट है, वो n मॉसफेट है, उनको आपने क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया सीरीज में, और आपको W/L का रेशियो पूछा है, तो सीरीज में जो W/L का रेशियो होता है 1/W/L ओवरऑल होता है, इक्वल टू 1/W/L को n टर्म्स तक जोड़ते चलोगे तो n/W/L होता है, या फिर सिंपली सीरीज में ऐड कर रहे हैं तो लेंथ सीधी बढ़ा रहे हैं ना, हम इसको n टाइम्स बढ़ा रहे हैं लेंथ को, है ना, तो W/L को क्या है 1/n टाइम्स लेंथ बढ़ जाएगी यहाँ पर। तो मैंने इसको सिंपल वे में ऐसे ही किया है, अदरवाइज सीरीज का भी इसका एक फॉर्मूला होता है कि 1/WI ओवरऑल इक्वल टू 1/WL प्लस 1/WIL2 ऐसे करके जोड़ते चले जाओ, तो ये n हो जाएगा। तो जब उसको मैं पलटूंगा, मतलब उसको 1 रेसिप्रोकल लूंगा, WIL ओवरऑल है, तो दैट विल बी 1/n डिवाइडेड बाई WIL। तो यहाँ पर वैसे भी सीधा कॉमन सेंस से यूज हो रहा है, लेंथ बढ़ रही है NL से है, तो मैंने इसकी लेंथ बढ़ा दी, तो 1/L WIL हो रहा है, तो दैट इज द आंसर विच मैच्ड विद द बी ऑप्शन। ओके, नाउ वी हैव गिवन दैट, आपको बताना है FPGA में कौन सा कॉम्बिनेशनल फंक्शनलिटी यूज होती है, सो दैट इज फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे होता है, तो इसके अंदर जो एरे होता है वो प्रोग्रामेबल लॉजिक ब्लॉक्स का एरे होता है, कॉन्फ़िगरेबल इसके अंदर वो लॉजिक ब्लॉक्स ऐड होते हैं, तो दिस इज कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक्स विच इज ऑप्शन नंबर बी विच इज गिवन हेयर। And now in the question number 56, दोस्तों, this is from the microcontroller programming, and I have no idea about the microcontroller programming, that's why I have left that question. If you know about that, please write it down in the comment section so that I can update in the review of our answer sheet in that lecture in which I am going to review all the question which have some mistakes, so that I will review this question in it. If you know the answer, please comment in the given please comment under the comment session. Well, in question number 57 we have to calculate average value. This is given, that value is given, and we have to calculate
एवरेज वैल्यू तो निकाल लो यार इसका। मैं पीरियड में, ये पीरियोडिक फंक्शन है तो मैं इसे 2 तक कैलकुलेट कर लेता हूँ पीरियड 2 के लिए। तो यहाँ का एरिया प्लस यहाँ का एरिया डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा। तो 14 इंटू 1 प्लस -6 प्लस मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 14 - 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी 8/2 इज इक्वल टू 4। तो इसकी एवरेज वैल्यू 4 होगी। तो आई हैव सॉल्व इट, यस आई हैव सॉल्व इट, 4 वोल्ट हो जाएगी। इसका सिंपल एवरेज निकाल लोगे आप। तो दिस इज आंसर इज डी। नाउ वी आर क्वेश्चन मूविंग थ्रू द, actually those friends there is some problem, the ISRO provided that previous year question paper in which they missed out that page number, I think 14 missed, so directly come to the question number 63, but I take the snapshot from snapshot of those questions and uploaded in my PDF. So my question number 58 is that gain and NF नॉइज फिगर आपको 2 स्टेज एम्पलीफायर दिए हुए हैं जिनके 10 dB दिनों का गेन है और 3 उनका नॉइज फिगर 3 dB दोनों का है। आपको बताना है अगर ऐसे सिस्टम्स को मैं कैस्केडेड कर देता हूं तो टोटल गेन कितना होगा मेरा, नॉइज फिगर क्या होगा। फ्रेंड्स गेन सिंपली ऐड कर दोगे, लेकिन नॉइज फिगर के लिए फॉर्मूला होगा F1 = 2F1 डिवाइडेड बाई G, है ना। तो दिस इन क्वेश्चन नंबर 58 सॉल्यूशन आया प्रोवाइडेड सब। तो गेन तो सिंपली ऐड हो जाएगा यार, G1 + G2 22 और F1 F2 3 GB दिया उसको मेरे को। एक्चुअली दोस्त इसको पहले उसमें कन्वर्ट कर ले रहे हैं सिंपल फॉर्म में। तो ओवरऑल नॉइज फिगर है F1 + F2 - 1 डिवाइडेड बाई G1, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 - 1 देयर इज 1/10 देयर इज 2.1 एंड बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन द कन्वर्टिंग दिस वैल्यू इन द डेसिबल 10 लेफ्ट F, तो दिस इज लगभग 2 की वैल्यू होती है 3.2। तो यहाँ पे जो है देख के आराम से आप ऑप्शन 3.2 का लगा सकते थे। ओके दिस इज नॉट अवेलेबल इन दिस PDF। ओके वेल दिस इज 3.2, ये यहाँ पे आराम से फिट होता है। दिस इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ वी हैव गिवन दैट कि आपको बताना है किस मेमोरी को लगातार मिनिमम ऑपरेटिंग क्लॉक पर चाहिए होती है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि EEPROM तो मतलब वह इरेजेबल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होती है। इलेक्ट्रिक करके उसको प्रोग्राम्स को डिलीट कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से। और ये स्टैटिक रैम और SRAM तुम्हें पता ही है कि 2 उसमें वो लगे हुए होते हैं, 2 BJTs वगैरह से बना देते हैं, 2 MOSFET लगा के बना देते हैं। और डायनेमिक रैम जो होती है एक्चुअली 2 कैपेसिटर्स का यूज किया जाता है, लेकिन ये जो कैपेसिटर होते हैं लीकेज की वजह से ना खाली होते रहते हैं, तो इन्हें कंटिन्यूस रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। दैट इज वाई वी हैव टू यूज डायनेमिक रैम, DRAM इन दैट। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 60 वी हैव रिटन दैट कि हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेवलिंग वेव ट्यूब है, उसका स्ट्रक्चर पूछा है दोस्त। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है टू रिड्यूस एक्सियल वेलोसिटी टू RF फील्ड। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने इसमें लिख दिया है दोस्त कि हेलिक्स एंटीना स्ट्रक्चर का TWT में कि जो यूज होता है वो एक्सियल वेलोसिटी RF को इलेक्ट्रॉन बीम वेलोसिटी के बराबर कर देता है, जिससे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ओवरऑल एंटर लेंथ पे पूरी डिवाइड हो जाती है। सो दोस्तों दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ question from 41 to 60 question of to ISRO 2000 question 15 question paper. Rest 61 to 80 question will be updated very soon. So if you are viewing my lecture first time, so if you like it friends, simply it is quite difficult to understand all these lectures, especially in the numerical approach. If you don't have basic, then it is very difficult to understand these things, but I try to explain whatever I know along these lectures. So my sincere request, if you are viewing my lecture first time, then please subscribe my channel, share my videos, watch my videos like self-study and do or don'ts. Definitely they are going to help you a lot. Go through the playlist, ESC की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी उसमें। पहली बार देख रहे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे, बाय, टेक केयर।